हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ये क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है बीएनएस के, जिसमें हमारी 3 दिन कोई क्लास नहीं हुई है, बट आज हम इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी बीएनएस के सेक्शन 27 तक यानी चैप्टर 3 के सेक्शन 27 तक हमारे सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। ये क्लास आपकी एपीओ, एलएलबी, जुडिशियरी किसी भी स्टेट से आप दे रहे हैं, सब में फ्रूटफुल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते आज हम अपने बीएनएस के चैप्टर 3 के आगे के सेक्शन यानी 28 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना सेक्शन 27 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 28 हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 28 किसके बारे में बताता है। 28 कहता है कंसेंट नो टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन, यानी किसके द्वारा दी जाती है, यानी या तो डर से दी जाती है या भ्रम से दी जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति या तो किसी डर की वजह से दे रहा है या किसी डर के भ्रम में दे रहा है, यानी उसको उस टाइम यही नहीं पता कि वो बेहोश है या वो नशे की हालत में, और उस हालत में उससे उसकी सम्मति ली जा रही है, तो वो ऐसी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसको हम देखें 28 का क्लोज है। इस इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप इसे अपने बुक में हाईलाइट कर सकते हैं। इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर और इंजरी, यानी या तो किसी इंजरी से या किसी डर से, और अंडर a misconception of fact, and if the person doing the act know or has reason to believe that the consent was given is consequence of such fear or misconception, और यानी अगर उसमें ये देखिए, इसमें ये क्या कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सम्मति कब दे रहा है, यदि वह किसी भय से दे रहा है या उसे डरा के ली जा रही है, या जो कार्य वह कर रहा है और वह ये जानता ही नहीं, उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि उसे पता ही नहीं कि उसने ये कार्य किया क्यों है। यानी देखिए, मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति डर में, यानी एक व्यक्ति बेहोश है, वो किसी भी इंजरी से परेशान है और वो इस हालत में है ही नहीं कि वो अपने आप से अपनी कंसर्न दे सके, यानी किसी को भी ये बता सके कि वो क्या चाह रहा है। अगर उससे उसकी कोई गलत कार्य करने के लिए उसकी कंसेंट ली जाती है, कब ली जाती है? जब वो व्यक्ति अपने होश में नहीं है। तो ऐसी कंसेंट क्या उसकी कंसेंट मानी जाएगी? नहीं, ऐसी कंसेंट उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इसमें एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट क्या है? अंडर फियर और इंजरी, यानी अगर किसी व्यक्ति को डर से यानी डराकर उसकी कंसेंट ली जाती है, यानी उससे एक व्यक्ति है, उसे ज़बरदस्ती किसी कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसे पीछे से डराया जाता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में क्या उसकी कंसेंट को वैलिड माना जाएगा? उसकी कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई भी कंसेंट फेयर में देता है या फिर डर से देता है फेयर से देता है या भ्रम से देता है, तो ऐसी कंसेंट यानी डर से और भ्रम से दी गई हुई सम्मति नहीं मानी जाती। अब देखिए इसका जो बी है, यानी सब क्लोज बी में क्या कहते हैं? इफ़ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी देखिए इसमें आप ये हाईलाइट कीजिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को आप इसमें हाईलाइट कीजिए, ठीक है। यानी ऐसी कोई कंसेंट जो किसके द्वारा दी जा रही है? अनसाउंड ऑफ माइंड, यानी जो इनसेन है। अब अनसाउंड माइंड इसका पहला वर्ड हो गया। दूसरा इंटॉक्सिकेशन हो गया, यानी वो नशे में, या अनेबल टू अंडरस्टैंड, या वो समझने के काबिल ही नहीं है कि उसे यही नहीं पता है अंडरस्टैंड नेचर तक। यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब इसमें देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला दिया है अनसाउंड ऑफ माइंड। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो देखिए आप अपने नोट्स को इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम बियर एक्ट की ही लैंग्वेज को पढ़ते रहेंगे तो हमें याद नहीं होते। आप क्या कीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें आप अपना सेक्शन 28 क्लॉज, अगर आप क्लॉज ए लिख रहे हैं तो क्लॉज ए में लिखिए कि पर्सन अंडर फियर और इंजरी, यानी किस में उसकी सम्मति ली जा रही है, या तो फियर से, इंजरी से, या उसमें मिसकॉन्सेप्शन की वजह से, यानी उसको भ्रम से।
अगर इन दोनों से उसकी सम्मति ली जा रही तो वो सम्मति नहीं मानी जाएगी। अब 28 के क्लोज बी, यानी अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखिए। क्या? अनसाउंड ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन, अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर। यानी अगर एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, या वो नशे की हालत में, या वो उस अपराध की नेचर को ही नहीं समझ पा रहा है, यानी उसे ये ही नहीं पता है कि जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, आप उससे कोई गलत कार्य करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपके कानून के खिलाफ है, यानी अपराध की श्रेणी में आता है, तो क्या वो बच्चा उसकी नेचर को समझेगा? वो उसकी नेचर को नहीं समझेगा। तो ऐसी जो सम्मति होती है वो भी क्या होती है, यानी ऐसी कंसेंट भी वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती। अब आ जाते हैं इसका क्लोज सी। क्लोज सी क्या कहता है? अनलेस द कंट्री अपियर फ्रॉम द कॉन्सेंट इन द कॉन्सेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। देखिए इसमें सीधा सीधा जो इसका मेन कीवर्ड है, जो मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल समझाया था, वही यहाँ पे दिया गया है। इसमें ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो 12 साल से कम आयु का है और ऐसे व्यक्ति द्वारा क्या दी जाती है, कंसेंट दी जाती है, तो क्या वो वैलिड होगी? वो भी वैलिड नहीं होगी। यानी अगर इस तरह के व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध कराया जाता है, ये अपराध अपनी मर्जी से नहीं होते, ये क्या कहते हैं, या तो डर से या भ्रम से, यानी किसी को लग रहा है कि कोई पर्दे के पीछे है और उसने जानबूझकर अपने आप को बचाने के लिए, वो इतना डर गया था वहाँ पे, अगर वो गलती से कोई अटैक कर देता है और उसकी वजह से, यानी उसे लगा कि कोई है या मुझे अपनी जान का खतरा है, और उसमें अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा कि वो कहाँ से, उसने कहाँ से किया वो अटैक, वो भ्रम से किया, यानी उसे क्या लगा कि कोई जानवर है या कुछ भी है, बट वहाँ कोई इंसान था, उसे चोट लग गई है, तो ऐसा क्या होगा, ये क्या हो जाता है, ये भ्रम होता है। फियर क्या होता है? फियर में का मतलब होगा कि अगर आपने किसी को डरा के धमका के उसकी सहमति ले ली, यानी कि अगर आपने आप कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, वो नहीं कर रहा है, तो आपने उसे उसके जान से मारने की धमकी दे दी और उसने उस डर से अपनी सहमति दी, तो ऐसी भी कंसेंट क्या होती है, वो कंसेंट नहीं मानी जाती। 28 का बी पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, इंटॉक्सिकेशन है, अनएबल टू अंडरस्टैंड ऑफ द नेचर, यानी वो अपराध की नेचर को समझ ही नहीं पा रहा है, वो बिल्कुल इनसेन पर्सन है, उसको पता ही नहीं कि अपराध है या नहीं। इन तीनों कंडीशन में इंटॉक्सिकेशन इतना ज़्यादा है, यानी उसने इतना ज़्यादा नशा किया कि उसको नहीं पता कि उस परिस्थिति में आप उससे कोई सहमति ले रहे हैं, उससे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं, जो क्या है, जो लीगल है ही नहीं, यानी जो अपराध है, तो वो कंसेंट भी लीगल कंसेंट नहीं मानी जाती। इसका सी 28 का सी हमें कहता है कि अगर कोई बच्चा 12 ईयर्स तक का है या 12 ईयर्स से कम है, अगर आप उसको भी किसी तरह से उसकी सम्मति ले रहे हैं, यानी उसको चाहे बहका कर चाहे फुसला कर किसी भी तरह अगर उसकी सम्मति ले रहे हैं, तो ऐसी सम्मति भी सम्मति नहीं मानी जाती। ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमें सेक्शन 28 बताता है कि ज़बरदस्ती से, डर से, भ्रम से, अनसाउंड माइंड से अगर ऐसे किसी भी तरीके से आप किसी की कंसेंट लेते हैं और उससे वो अपराध करवाते हैं, तो ऐसे में उसकी सम्मति वैलिड नहीं होगी, उसके द्वारा किया गया अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसने क्यों किया? उसने ऐसा अपराध अपने जान को बचाने के लिए, या अपने होश में ना होने पर, या उसे अपराध की नेचर का पता ही नहीं था, ये अपराध उससे उस कंडीशन में कराया गया। आई होप आपको 28 सेक्शन 28 के तीनों क्लोज ABC अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि सेक्शन 28 हमें क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा सेक्शन 29। अब 29 में हमें क्या बताया गया, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अगर आप इसे बियर एक्ट से पढ़ेंगे तो शायद आपको इसे थोड़ा सा समझना है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी क्लास का मोटिव सिर्फ बियर एक्ट डील करना नहीं है, हमारी क्लास का मोटिव है एक एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ना, और इतना अच्छे से, इतनी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना कि एक बार हमें यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की नीड ही ना हो। अब आ जाते हैं, देखिए हमारा सेक्शन 29। अब सेक्शन 29 क्या कहता है? एक्सिक्यूशन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कास्ट। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? अब पहले आप इस सेक्शन को समझिए। देखिए इनका कहने का मतलब है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है।
यानी देखिए कुछ इनका ये क्या कहना चाहते हैं, आप इस वर्ड को ये पूरा का पूरा पहले हाईलाइट कीजिए ताकि आपको इजी होगा ये पढ़ने में, यानी आपको ये पता रहेगा कि हमें इसमें पढ़ना क्या। अब आप इस सेक्शन को समझिए। देखिए क्या होता है कि हमने आपसे कहा था कि अगर कोई भी कार्य किस लिए किया जा रहा है, यानी किसी भी पर्सन की जान बचाना, जो हम पीछे पढ़ गए 25, 26 और 27 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई भी कार्य गुड फेथ में कर रहे हैं, किसी की जान को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पे वो अपराध नहीं माना जाता। अब इन्होंने क्या कहा है इसमें पढ़िए। इसमें इनके कहने का मतलब है कि कोई कार्य, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बिना करे हुए भी क्या होते हैं, अगर आप उन्हें करने की सोच भी रहे तो भी क्या आते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जब वो आप, चाहे वो आप व्यक्ति की कंसेंट से कर रहे हो चाहे बिना कंसेंट से कर रहे हो, वो फिर भी क्या होते हैं, वो अपराध होते हैं। अगर आप इस तरीके के अपराध किसी की कंसेंट से भी कर रहे हैं, देखिए अगर हम इसमें बेरक में पढ़ें तो बेरक में साफ साफ टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट, यानी अगर पर्सन अपनी क्या भी दे देता है, कंसेंट भी दे देता है, तो भी क्या है, वो अपराध तो अपराध है, यानी वो अपराध की ही श्रेणी में आएगा। यानी ऐसी जगह पे 1 मिनट, यानी अगर आपने किसी की कंसेंट भी ले ली है, बट कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि वो कहाँ में आते हैं, वो अपराध की ही श्रेणी में आते हैं, चाहे आप उसमें उसकी कंसेंट लीजिए या न लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें आप किस चीज़ का दे सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मिसकैरेज का, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है जो अपराध की ही, मिसकैरेज कराना यानी गर्भपात कराना क्या होता है, एक अपराध होता है। अगर आप किसी का मिसकैरेज कराना चाह रहे हैं, यानी कोई हस्बैंड अपने वाइफ का मिसकैरेज कराना चाहता है और उसमें वाइफ की कंसेंट भी है, तो भी क्या उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि ये तो गुड फेथ में कराया। गुड फेथ में कब फ़ायदा मिलेगा, अगर उस समय उसकी वाइफ की हालत ख़राब है और उसको क्या है, उसको अगर मिसकैरेज नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है, तो देखिए वहाँ तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट। बट अगर वो सिर्फ लिंग जांच करें, यानी अगर लड़का लड़की की जांच कराने की वजह के कारण वो मिसकैरेज कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और ऐसे में चाहे वाइफ कंसेंट भी दे रही है तब भी क्या होगा कि हमने पीछे पढ़ा था 25, 26 और 27 हमें क्या कहता है कि अगर कोई कार्य कंसेंट से किया गया, यानी किसी की जान बचाने के लिए किया गया, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो, पर इसलिए किया गया है क्योंकि हमें उसकी जान बचानी थी, वहाँ क्या होता है, वहाँ सेक्शन 25, 26 और 27 सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें इन्होंने सीधे सीधे दिया है कि सेक्शन 25, 26, 27 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली हार्म विच दे में कॉज, यानी देखिए इसमें इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसकी नेचर यानी जो करना स्वयं में अपराधी है, तो वहाँ आपको इन सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता। यानी इसमें ये क्या कहता है कि इसमें इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि आप इसको पढ़िए। इलस्ट्रेशन क्या कहता है आपको, मैंने आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझा दिया, बहुत सिंपल समझा दिया कि अगर कोई कार्य है जो खुद में एक अपराध है, यानी इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो खुद में ही एक अपराध है और आप उसको फिर भी किसी के कंसेंट से कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो फिर भी अपराध की ही श्रेणी में आएगा, चाहे उसमें सामने वाले ने अपनी कंसेंट क्यों ना दी हो। बट अगर ऐसा कोई कार्य जब किया जाता है कि जब आप किसी की लाइफ को सेव करना चाहते हैं, देखिए जो इन्होंने दिया है, अनलेस कॉस्ट इज गुड फेथ, आप इसको हाईलाइट करें, गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमन। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया ही था कि अगर आप किसी की लाइफ को सेव करने के चक्कर में, यानी किसी औरत की लाइफ को बचाने के चक्कर में उसका मिसकैरेज कराते हैं, तो वो अपराध नहीं होगा, बट इज ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और टू बी इंटेंड टू कॉज द वुमन। Therefore, it is not offense by reason of such harm and consent of the woman, of the guardian or causing such miscarriage does not justify act। यानी देखिए उसमें क्या कहता है कि किसी जो उससे उस महिला को कारित हो या कारित करने का आश्रय स्वतः ही अपराध है, इसलिए ऐसी अपहारने का कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने का उस महिला या उस संरक्षक की सम्मति को न्यायानुमत नहीं बनाती। अब ये जो न्यायानुमत यानी जस्टिफाइड द एक्ट, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, देखिए अगर आपने क्या किया,
अगर आपने किसी की लाइफ को सेव करने के लिए कराया तो वो क्या होगा, वो आपको काहे में मिल जाएगा, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपने, अगर आप ऐसा ना कराते तो उसकी जान भी जा सकती थी। बट इसका एक सेकंड पॉइंट जो इसमें इन्होंने दिया है, बाय रीज़न ऑफ सच हार्म, यानी आप किसी को नुकसान पहुंचाए, मतलब कि आपका इरादा नहीं है नुकसान पहुंचाने का, बट फिर भी क्या है, वो तो अपराध है। यानी उसमें भले ही उसमें गार्जियन की सम्मति रही हो या वुमन की, वो तो क्या होगा, वो अपराध ही आएगा, क्योंकि वो जस्टिफाइड एन एक्ट, यानी वो न्यायानुमत नहीं बनाती, वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि कुछ अपराध क्या होते हैं जो वो अपराध की ही श्रेणी में आते, चाहे आप उसमें कंसेंट लीजिए या कंसेंट ना लीजिए। तो यानी लड़का लड़की की जांच कराना वो भी एक अपराध में आता है, मिसकैरेज कराना वो भी एक अपराध में आती है, चाहे उसमें सामने वाले ने अपनी कंसेंट दी है या नहीं दी है। यानी सेक्शन 29 कहता है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कंसेंट का कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनकी जो नेचर है वो अपराध की ही है। बट इसमें बेनिफिट कहाँ मिला है, उसमें बेनिफिट मिला है गुड फेथ में और किसी की लाइफ को सेव करने के लिए। अगर वो कार्य किया जा रहा है तो तब आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि वो अपराध की श्रेणी में काउंट नहीं होगा। आई होप आपको सेक्शन 29 अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 29 क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज का अपना सेक्शन 30। सेक्शन 30 हमसे क्या कहता है, एक्ट डन इज गुड फेथ फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। देखिए बहुत अच्छा सेक्शन है, इसमें आप इस गुड फेथ और पर्सन विदाउट कंसेंट को आप हाईलाइट कीजिए। अब इसमें ये क्या कहता है कि अगर देखिए सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, इसमें ये सेक्शन आपको क्या कहना चाहता है, पहले बिना बियर एक्ट के हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। देखिए अगर एक व्यक्ति है वो किसी डिजीज से गुजर रहा है और उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन है या वो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें उसे एकदम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बट वहाँ पे वो व्यक्ति इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी सम्मति दे सके, यानी अपने कंसेंट दे सके, और अगर उसे ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और डॉक्टर को पता है कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा, तो आप बताइए क्या ऐसी कंडीशन में आप उसकी सम्मति का इंतज़ार करेंगे? नहीं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर उसकी सम्मति यानी उसकी कंसेंट का वेट नहीं करेगा, वो गुड फेथ रखते हुए यानी उसकी जान बचाने के लिए, उसकी जान को सेव करने के लिए वो उसका ऑपरेशन कर देगा, चाहे वहाँ पे उसकी सम्मति, उसके गार्जियन की सम्मति हो या ना हो, क्योंकि हो सकता है वहाँ उसके गार्जियन मौजूद हों या नहीं हो। तो ऐसी जगह अगर ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जो बिना सम्मति के, पर किस में, गुड फेथ में, क्यों, क्योंकि हमें उस व्यक्ति की जान बचानी है, तो ऐसा कार्य कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता अगर इत्तेफाक उस पर्सन की डेथ हो जाती है। आई होप आपको सेक्शन 30 समझ आ गया होगा। आप एक बार अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इसका क्लोज ए पढ़िए, द इंटेंशनल कॉजिंग डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग डेथ, यानी उसमें क्या कहता है, वो शास्त्र मृत्यु कारित करने का या मृत्यु कारित का प्रयत्न करने का नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो इच्छा नहीं थी कि वो उसको मारे या उसका कोई इंटेंशन थी कि वो उसकी डेथ को कॉज करे, ऐसी तो उसकी कोई इच्छा नहीं थी। उसका मेन काम क्या था, उसका तो मेन काम था कि वो उसको बचाना चाहता था, ठीक है। यानी उसने जो ऑपरेशन किया है, डॉक्टर ने किस लिए किया है, उसने जो ऑपरेशन किया है वो इसलिए किया है ताकि वो व्यक्ति बच सके। जो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, इन्होंने क्लॉज बी में दिया है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है कि ना तो वो उसकी डेथ कॉज करना चाहता था और ना ही उसे ग्रीवियस हर्ट को देना चाहता था। यानी बी में इसने क्या बोला है कि मृत्यु या घोरोपति के निवारण से, यानी या तो किसी को डेथ से बचाने के लिए मृत्यु या किसी घोरोपति का यहाँ पे मीनिंग क्या आ जाता है, देखिए अगर किसी व्यक्ति के किसी बॉडी पार्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, अब उस व्यक्ति को क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या हो रहा है कि उस बॉडी पार्ट को काटना ज़रूरी है, तो क्या ऐसे में उस पर घोरोपति का चार्ज लगेगा, डॉक्टर पे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि वो अगर ये जो काम कर रहा है किस में कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, और क्यों कर रहा है, उस व्यक्ति की लाइफ को सेव करने के लिए कर रहा है।
क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने इसकी, देखिए इन्होंने दिया है ग्रीवियस और द क्योरिंग और एनिंग ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, यानी वह जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसकी क्या होगी, इसकी इस चीज़ से, यानी जो इसमें उसको जो डिजीज हुई है, अगर वो उसको यूज़ नहीं, यानी उसका वो अंग को भंग नहीं करता उस जगह से, तो क्या हो जाता है कि उसकी डेथ तक हो सकती है। आप इसको इतना हाईलाइट कीजिए ताकि आपको जब आप अपनी बुक पढ़ते हैं तो आपको याद रहेगा कि इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है। इनका ये कहने का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी मृत्यु या घोर विपत्ति के निवारण के लिए किसी घोर रोग या अंग शिथिल से मुक्त के प्रयोजन में अगर कोई ऐसी बात करने पर नहीं होगा जिससे व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित करना संभव है। यानी अगर एक डॉक्टर है वो ये जानता है कि इसकी जो बॉडी में, मैंने अभी भी आपको बताया कि एक व्यक्ति है उसकी किसी भी बॉडी पार्ट में कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है कि अगर उसको बॉडी पार्ट को क्या हुआ उसे अलग नहीं किया गया तो इस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। और ऐसी सद्भावना रखते हुए अगर कोई डॉक्टर उसका क्या करता है, उसका वो बॉडी पार्ट अलग कर सकता है, कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे वो जानता है कि इससे इसकी क्या हो सकती है, तो डेथ हो सकती है, या फिर इसको कोई ऐसी इंजरी हो सकती है कि ये पूरी इसकी बॉडी क्या हो जाए, इसकी पूरी बॉडी वर्क करना बंद कर दे। तो उसकी लाइफ को सेव करने के लिए अगर वो उसके किसी बॉडी पार्ट को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, क्योंकि उसे डर है किसका, कि उसकी मृत्यु होने का या ग्रीवियस डिजीज होने का, तो ऐसी कंडीशन में क्या डॉक्टर ने कोई अपराध किया है? तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। आई होप आपको 30 का क्लोज भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी सेक्शन 30 हमें बताता है कि अगर कोई कार्य कब किया जाता है, किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भी कब किया जाता है। विदा देखिए इसमें इन्होंने दिया है जो आपको मैंने ओरली पढ़ाते थे कि डन इन गुड फेथ इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट, यानी अगर व्यक्ति वो कार्य किया जाता है, कब किया जाता है? गुड फेथ में। और कब? बिना उसकी कंसेंट के। तो वो क्या होता है, वो कार्य क्या होता है, वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अब क्यों नहीं आता ये हमने इसके क्लोज से पढ़ लिया। अब क्लोज सी इसमें क्या कहता है? द वॉलेंट्री काजिंग ऑफ हर्ट और टू बी अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट। यानी इसमें ये क्या कहना चाहता है कि मृत्यु या आपत्ति के निवारण के प्रयोजन से स्वेच्छा आपत्ति कारित करना या आपत्ति का प्रयत्न करना अपराध नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा है? वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ हर्ट, यानी इसका देखिए कीवर्ड ये है। और अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग हर्ट, यानी जो आपको ऊपर बताया था उसी को चेंज करके आपको यहाँ बताया कि अगर हम किसी की लाइफ को सेव करने के लिए उसको हर्ट से और डेथ से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कोई हर्ट देते हैं। अटेम्प्टिंग टू कॉजिंग हर्ट, देखिए यानी उसको क्या करते हैं, कोई हर्ट देते हैं। क्योंकि अगर हमने किसी की बॉडी से कोई पार्ट अलग किया तो क्या किया, उसको तो हर्ट ही दिया ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमारे द्वारा किया हुआ कार्य अपराध होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो काम था क्या था, उसे डेथ से बचाना और उसे हर्ट से बचाना। अभी तो उसका एक बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है, अगर वो कट नहीं होता तो क्या होता है, उसकी पूरी बॉडी ही डैमेज हो जाती। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए डी क्या कहता है। डी कहता है द अटेम्प्टिंग ऑफ एनी ऑफेंस टू कमिटेड विच ऑफेंस इज वुड नॉट एक्सटेंड। डी में कहता है किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। यानी कोई भी ऐसा काम जो किसी की भलाई के लिए किया जा रहा है, किया तो जा रहा है वो अटेम्प्ट से, यानी उसको क्या करा जा रहा है। अगर देखें एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन करके बॉडी का एक पार्ट अलग कर रहा है या उसकी लाइफ को बचाने के लिए कर रहा है, उसमें चाहे वो क्योंकि व्यक्ति सामने वाला इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपनी कंसर्न दे सके, तो क्या होगा, क्या ऐसा ऑफेंस होगा? नहीं, ऐसी कंडीशन में किया गया कोई कार्य का क्या होगा, ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये जो इसका इलिस्ट्रेशन है आप इसको पढ़ लीजिए। इसका इलिस्ट्रेशन सेम है जो मैंने अभी तक आपको ऑरली बता दिया गया है। 4 इलिस्ट्रेशन है, चारों इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में क्या कहना चाहता है इसे पढ़िए। मैं
पेक्यूनियरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विदाउट द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी ये जो एक्सप्लेनेशन है, अभी एक्सप्लेनेशन आपको क्या बताती है। एक्सप्लेनेशन आपसे कहती है कि धारा 26-27 इस धारा के अर्थ के अंतर्गत केवल धन संबंधी फायदे का फायदा नहीं है। देखिए, ये इस सेक्शन का जो एक्सप्लेनेशन है इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा है मेयर पेक्यूनियरी बेनिफिट इज़ नॉट बेनिफिट, यानी अगर कोई आप ऐसा काम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, धन संपत्ति के लिए कर रहे हैं, तो क्या आपको वहाँ पे सेक्शन 27 या 26 का फ़ायदा मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपका इंटेंशन ही गलत होगी, इसमें फ़ायदा कब मिलता है? जब फायदा काम किया गया हो गुड फेथ में। अगर आप गुड फेथ में ना करके उसे किसी धन संपत्ति के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सेक्शन 26 या 27 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना सेक्शन नंबर 31 पर। अब 31 हमें क्या कहता है, 31 हम अपना पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ क्या कहना चाहता है कि सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, यानी इसमें क्या कहना चाहता है ये, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it is made for the benefit of the person। पहले आप इसको हाईलाइट कीजिए, कम्युनिकेशन से गुड फेथ तक, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। और रीज़न ऑफ एनी हार्म, यहाँ से यहाँ तक आप इसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। अब इसमें ये क्या बचा, इन्होंने क्या है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। देखिए, अगर दो बंदे हैं, उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, एक पर्सन दूसरे को कुछ बताना चाहता है, इसको देखिए, अगर इसको समझना है, इसका आप आसानी से इलस्ट्रेशन से इसे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे बियर एक्ट के लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप नए हैं, आप बियर एक्ट पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने बियर एक्ट पढ़ा ही नहीं, तो ये आपको सेक्शन थोड़ा सा समझ नहीं आता, बट इसका जो इलस्ट्रेशन है उससे आपको समझने में बहुत आसानी हो। देखिए, इन्होंने कहा ए सर्जन इज गुड, a surgeon in good faith communicate to a patient his opinion that he cannot leave the patient die in consequence of shock। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर मैं इसको आपको ऑरली समझाती तो शायद आपको समझ नहीं आती। इन्होंने क्या कहा है, एक क्या है, सर्जन है, वो गुड फेथ में क्या करता है। देखिए, जहाँ भी अगर कोई भी बेनिफिट मिलता है, तो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि जो हमारा चैप्टर 3 है वो जर्नल एक्सेप्शन का है। उसमें वो क्या बताना चाहते हैं, यानी कोई भी कार्य जो गुड फेथ में यानी सद्भावना पूर्वक किया जाता है, वहाँ उसमें उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब 31 क्या कहता है, देखिए, एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। डॉक्टर ने क्या किया, यानी जो सर्जन है उसने क्या किया, गुड फेथ में क्या किया, कम्युनिकेट किया, किससे किया, पेशेंट से किया। उसने अपनी ओपिनियन रखी कि ही कैन नॉट लीव, यानी उसे कोई ऐसी बीमारी है कि वह जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। यानी एक व्यक्ति जो डॉक्टर के पास जाता है, उसका चेकअप होता है, उसको मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज़ है जो उसकी रिपोर्ट बताती है, और वही बात जो एक डॉक्टर है अपने पेशेंट को बता देता है कि आप अब ज़्यादा समय तक लीव यानी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो इन्होंने दूसरी कंडीशन क्या कही है, ये आपकी कंडीशन 1 है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो देखिए, नोट्स को आप इजी लैंग्वेज में बनाइए, जिससे आपको नोट्स का बेनिफिट भी मिले और आपको ये भी पता रहे कि आपके नोट्स इतने ईजी हो जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार बनाएंगे कि जब आप उन नोट्स से पढ़ेंगे तो आपको बियर एक्ट की ही नीड नहीं होगी। यानी आप अपने नोट से ही अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स इतनी इजी लैंग्वेज में बनाइए। देखिए, इसमें पहला पॉइंट डालिए कि गुड फेथ में क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। किससे के द्वारा होता है, एक डॉक्टर में और एक पेशेंट में। डॉक्टर उसको बताता है कि आप अब ज़्यादा समय तक क्या नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, द पेशेंट डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक। अब क्या हुआ, जो पेशेंट था वो क्या हो गया, वो मर गया। कहाँ से मर गया, शॉक से। यानी जो डॉक्टर ने उसे बताया, एक तो वो बीमार था, पहले ही बीमार था, दूसरा उसे पता लग गया कि आप ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो पेशेंट क्या हुआ, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो आप बताइए, क्या ऐसी कंडीशन में जो सर्जन है क्या वो किसी अपराध का दोषी होगा?
तो वो अपराध का दोषी नहीं होगा, जो हमें हमारा इलस्ट्रेशन भी बताता है। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, यानी ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ, क्योंकि उसके द्वारा जो उसकी कम्युनिकेशन थी, यानी उसने उससे जो बातें कही, उसका इरादा नहीं था काहे का, उसको मारने का। वो पेशेंट को मारना नहीं चाहता था, बट पेशेंट को क्या हुआ, वो शौक इतना ज़बरदस्त लगा कि उसकी डेथ हो गई। यानी अगर दो व्यक्तियों में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा, बात गुड फेथ की है, सामने वाला हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, तो ऐसी दशा में क्या सामने वाले को कोई पेनल्टी, कोई ये सज़ा मिलेगी? तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जो कम्युनिकेशन यानी जो आपस में बातचीत हुई है, उसका इरादा नहीं था उसको हार्म करने का या उसकी डेथ कॉज करने का। ठीक है, आई होप अब आपको सेक्शन 31 इजीली समझ आ गया होगा। ये कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी आपस में बातचीत कैसे गुड फेथ में की गई, कोई अपराध नहीं होती। आई होप आपको सेक्शन 31 अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर अब भी आपको कोई डाउट है किसी भी सेक्शन को लेकर, आप हमें मैसेज में बता सकते हैं, आपके हर डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। अगर किसी भी सेक्शन पे आपको डाउट होता है तो आप हमसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 32। अब सेक्शन 32 इम्पोर्टेंट सेक्शन है, देखिए इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और किस बारे में बताता है, एक मिनट मैं भी आपको इसको ना अलग कलर से हाईलाइट करके दे देती हूँ ताकि आपको भी पता रहे। सॉरी, 1 मिनट। 32 मैंने अभी भी आपसे बताया इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट सेक्शन क्यों है वो अभी आपको यहाँ पे पढ़ने पर समझ आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सेक्शन है। इससे ये सेक्शन वो सेक्शन है जिससे आपके प्री के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस सेक्शन में कई बार क्या होता है कि सेक्शन की स्केच डाल दी जाती है और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पॉइंट है ये कौन से सेक्शन को डील करता है। तो प्लीज़ 32 पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए 32 आपसे क्या कहना चाहता है। 32 को पढ़िए। 32 कहता है आपसे कि एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब इसमें क्या कहता है, इसमें इसका कहने का मतलब है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। यानी अगर किसी व्यक्ति को आपने क्या किया, एक तो पहले ही वो व्यक्ति डरा हुआ है और ऊपर से आपने उसे क्या किया, उसे और धमकी भी दे दी। धमकी भी कैसी दे दी कि हम तुझे जान से मार देंगे या तेरा कोई भी ऐसा नुकसान कर देंगे। तो ऐसी दशा में अगर व्यक्ति विवश होकर क्या करता है, विवश होकर क्या कर देता है कि कोई अपराध करता है या किसी अपराध का पार्ट बनता है, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बट इसके भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है वो आपको जब आप हम बियर एक्ट पढ़ेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। देखिए इन्होंने कहा है, क्या कहा है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। इम्पोर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कीजिए। 1 मिनट में इसका कलर आपका चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैंने इसको दूसरे कलर से किया, बट हम इसमें अपना फिर से येलो कलर ले आते हैं। अब देखिए इसको हाईलाइट कीजिए आप, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। यानी इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, किससे, डर से, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज रेस्पॉन्सिबल कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंसेंट डेथ टू द पर्सन विल अदरवाइज टू बी कॉन्सिक्वेंट। यानी इसमें क्या कहता है ये कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवाय, यानी इनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं होगी। देखिए अगर आपने किसी का मर्डर करने के लिए कि आपको किसी ने ज़बरदस्ती
कहा, यानी आपसे कहा कि आप इसकी हत्या कर दो और आपने उसकी हत्या कर दी, या आपसे कहा कि आप राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कर दो और आपने कर दिया, वो तो क्या होंगे, वो अपराध की श्रेणी में आएंगे। बट इनसे अलग उसने क्या कहा, इनके सिवाय कोई बात अपराध नहीं है, यानी इनको छोड़कर कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए धमकियों द्वारा विवशता। यानी देखिए, मैंने आपसे कहा है कि डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू थ्रेट, यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कहाँ क्या था, वो डर से भयभीत था, यानी उसको डराया गया था, धमकाया गया था, ठीक है, जिससे विवश किया गया था, जिससे उसे इस बात को करते समय उसको युक्ति युक्त रूप से आशंका थी कि इसका परिणाम यह होगा कि उसकी तत्काल क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। देखिए, इन्होंने इसमें दिया एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू द पर्सन विल अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस, यानी अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो वो क्या करते, वो उसको मार देते। अब इस चीज़ को देखिए, समझिए, ये सेक्शन आपसे क्या कहता है, ये सेक्शन आपसे कहता है कि अगर कोई देखिए एक्सेप्ट मर्डर, यानी मर्डर और अगेन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल, और राज्य के खिलाफ अपराध को छोड़कर, यानी अगर किसी ने आपसे कहा है कि आप किसी का मर्डर कर दीजिए, चाहे वो आपको धमका कर कहा है, या आप राज्य के खिलाफ कोई ऐसा अपराध कर दीजिए जिससे राज्य को नुकसान हो, यानी कुछ भी ऐसा है, तो वो तो हमेशा आपका काहे में आएगा, वो आपका अपराध की श्रेणी में आएगा। मत अगर इनको छोड़कर, यानी इनके सिवाय का कोई व्यक्ति कोई भी कार्य किस में करता है, डर में करता है। डर भी कैसा कि अगर वो उस कार्य को नहीं करेगा, उसको धमकाया गया है, थ्रेट दिया गया, किस लिए कि उसकी क्या होगी, इंस्टेंट डेथ होगी। वो जानता है कि अगर वो इनकी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, उसकी वो मृत्यु हो जाएगी, यानी वो लोग उसको मार देंगे। तो ऐसी जगह पे उसे इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, बट वो अगेंस्ट स्टेट अपराध नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसमें प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइजो दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड फॉर्म अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ। इसको आप हाईलाइट कीजिए इतना, प्लेस हिमसेल्फ इन सिचुएशन बाय विच ही बिकम सब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न। इसमें ये क्या कहता है, परंतु जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपहानि की युक्तियुक्त आशंका में उस स्थिति में न डालो जिसमें वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया। यानी प्रोवाइजो कहता है कि ये इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, कि जब तक या तो उसे अपनी इंस्टेंट डेथ का फियर ना हो, यानी कि सामने वाले ने उसे इस हद तक न डरा दिया हो कि उसकी क्या होगी, इंस्टेंट डेथ होगी, या कोई ऐसी अपहानि जिसमें वह मजबूरी में न पड़ गया। यानी अगर देखिए, इसका ये सेक्शन कहता है कि ये सेक्शन आपको बेनिफिट उसी कंडीशन में देगा जब या तो आपको डराया धमकाया गया हो कि जिससे आपकी डेथ हो सकती है, या कोई ऐसी अपहानि जिससे आपकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो सकती है, वहाँ पर तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज इस सेक्शन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यानी किसी व्यक्ति को अगर आप थ्रेट देकर कोई ऐसा कार्य कराते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो व्यक्ति जिसने वो कार्य किया है वो किसी अपराध का दोषी नहीं पाया जाएगा। ये क्या कहता है, ये हमारा सेक्शन 32 कहता है। अब देखिए, इसमें सेक्शन 32 में दो एक्सप्लेनेशन दी। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहते हैं, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप इसे पढ़िए, देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहते हैं, ए पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकर्ड by the reason of a threat of being beaten join a gang of dacoits। यानी उसने क्या किया, पीटे जाने के डर से खुद ही क्या कर लिया कि उसे किसी ने क्या किया, कुछ डकैत हैं उन्होंने उसे पीटने का, यानी उसे थ्रेट दिया, कहाँ का थ्रेट दिया, उसे मारने का। बीटन, देखिए इन्होंने दिया थ्रेट ऑफ बीइंग, यहाँ से आप इसको हाईलाइट कीजिए, थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइनिंग अ गैंग। किसका गैंग ज्वाइन किया उसने, डकैत का। यानी अपने कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनका शील, मतलब कि उनकी नेचर को जानते हुए, नोइंग हिज कैरेक्टर, यानी वह जानता है कि इनका कैरेक्टर कैसा है, यानी उसे पता है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग गलत हैं,
गलत थे इन द सेंस यानी ये अपराधी हैं, वो इस चीज़ को जानते हुए भी बट डर से क्या होता है कि उनकी टोली में शामिल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अब इसका आप बताइएगा मुझे कि क्या उसको ऐसे व्यक्ति को इस सेक्शन यानी जो हमारा सेक्शन 32 है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए? आगे पढ़िए। इज नॉट एंटाइल टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, यानी देखिए मैंने अभी भी आपसे ही पूछा कि आप बताइए कि क्या इसको इसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या था, सिर्फ क्या उसे क्या दिया गया था, उसे सिर्फ पीटे जाने का डर था, कोई उसकी जान का तो डर नहीं था ना। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि अगर खतरा हो किसका, जान का, यानी उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, या तो तू ये काम कर नहीं तो हम तुझे अभी मार देंगे। ऐसी कंडीशन में इस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। बट अगर कंडीशन क्या है, सिर्फ पीटे जाने की, तो पीटे जाने से आपकी जान को तो कोई हार्म नहीं हो रहा ना, तो वो उसमें अगर अपनी इच्छा से, देखिए इन्होंने देखी है ऑफ हिज ओन अकर्ड, यानी अगर वो अपनी इच्छा से क्या होता है उन डाकुओं की टोली में शामिल होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे सेक्शन 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 2, अब हमें क्या कहता है इसको पढ़िए। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है ए पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डैकेट, यानी इसमें यह कहता है कि कोई व्यक्ति जिसे डाकुओं की एक टोली द्वारा क्या किया गया है, सीज्ड किया, यानी पकड़ा गया है। सीज्ड करना मतलब कि पकड़ा गया है, किसके द्वारा? गैंग ऑफ डैकेट, यानी डाकुओं की टोली के द्वारा पकड़ा गया। एंड फोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, इसका जो देखिए मेन कीवर्ड है वो है इंस्टेंट डेथ, यानी उसको खतरा दिया गया, उसको जो धमकी दी गई है, थ्रेट दिया गया, किस चीज़ का दिया गया? इंस्टेंट डेथ का। ऊपर जो हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था वहाँ पर उसको क्या कहा गया था? सिर्फ पीटे जाने का डर था। सेक्शन 32 बेनिफिट कब देता है? जब उसे इंस्टेंट डेथ का खतरा हो। ये इसका बहुत बड़ा फ़र्क है। आप देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप नोट्स बनाइए, नोट्स में आप पॉइंट मेंशन कीजिए कि अगर खतरा, यानी अगर हमारा एक्सप्लेनेशन हम 1 देखते हैं तो उसमें से सिर्फ क्या दिया था? थ्रेट दिया था, किस चीज़ का? सिर्फ पीटने का, यानी कि अगर तू हमारी टोली में नहीं आया तो हम तुझे मारेंगे। अब वहाँ पे उसकी कोई डेथ तो नहीं हो रही थी ना, तो ऐसी कंडीशन में उसको सेक्शन 32 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। अब एक्सप्लेनेशन टू कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है किसी डकैत के गैंग के जरिए, यानी कोई डकैत का कोई गैंग है जो एक व्यक्ति को पकड़ लेता है और उसे थ्रेट देता है, किसका? इंस्टेंट डेथ का, जो इसका मेन कीवर्ड है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, देखिए आप इसको लिखिएगा। लिखने से क्या होता है कि आपके जो नोट्स रहेंगे उसमें आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे आप LLB का एग्ज़ाम दें, चाहे जुडिशरी का दें, या किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दें, जहाँ पे ये लॉ आ रहा है, तो आप इस क्लास से अपना बेनिफिट, अपना फ़ायदा उठाइए। किसके लिए? ताकि आपको ये सेक्शन इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि शायद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेंगे। अब हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। टू डू अ थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जाम्पल, यानी ये क्या होगा? ये क्या होगा? ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आई स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डेकोर टू एंटर एंड प्लेंडर इट द एंटायर टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? देखिए, इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि एक क्या है? एक स्मिथ है, वो क्या कहाँ जा रहा है? देखिए, डोर अपने टूल से लेकर कहाँ जा रहा है? उसको क्या किया गया? उसको मजबूर किया गया। इसको समझिए कि एक लोहार है जो अपने औजार को लेकर किसी उसे मजबूर किया गया है, काहे के लिए? किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ने के लिए। देखिए, फोर्स यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कीजिए, यानी उसे फोर्स किया गया काहे का? कि किसी घर का दरवाज़ा तोड़ने के लिए। एक लोहार है, उसको उन्होंने पकड़ा, वो पकड़ा गया, ऊपर से दिया गया ना कि किसने पकड़ा है उसे, यानी डाकुओं की टोली ने, और उसे फोर्स किया। क्या फोर्स किया? कि वो अपने टूल्स लेके चले, काहे के लिए? किसी के घर का दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो जिसमें डाकू उसमें जिससे क्या कर सकें,
यानी वो क्यों तुड़वाना चाहते हैं उससे घर, ताकि जो वो डेकोर्ट्स हैं वो क्या कर सकें, वो एंटर कर सकें, कहाँ में एंटर कर सकें, उस घर में। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो जो लोहार है उसे उसका घर को तोड़ने की सज़ा मिलेगी? क्या उसे हाउस ट्रेसपास की सज़ा मिलेगी? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने ये जो काम किया है वो इंस्टेंट डेथ के फियर में आके किया। इसका जो मेन कीवर्ड है वो इंस्टेंट डेथ है। यानी अगर कोई कार्य मजबूरी में विवशता के कारण किया जाता है, कब किया जाता है? जब व्यक्ति को अपनी इंस्टेंट डेथ, ये नहीं कि हाँ जी हम तुझे 2 साल बाद मार देंगे, नहीं, अभी मार देंगे, यानी तुरंत, या तो तू हमारा काम कर नहीं तो हम तुझे मार देंगे। अगर कंडीशन ऐसी है जहाँ उसको इंस्टेंट फियर थ्रेट दिया जा रहा है कि उसकी डेथ का, कि वो या तो तू ये काम करेगा नहीं तो हम तुझे मार देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन, यानी इस चीज़ के एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। अगर देखिए बात आ जाती है, अगर हम जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था एक्सप्लेनेशन 1 में, वहाँ किस चीज़ का फियर था? ओनली पीटने का, वहाँ पे कोई डेथ का फियर नहीं था। और वो अपनी इच्छा से फिर डाकुओं की टोली में शामिल हो गया, जबकि वो उस डाकुओं की टोली के अपराध की नेचर को जानता था कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो क्या है, वो गलत है, यानी वो क्या है, कानूनी रूप से गलत है। तो ऐसी चीज़ में उस व्यक्ति को तो वहाँ सेक्शन 32 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा कि एक लोहार है उसको विवश किया गया, काहे के लिए विवश किया गया? इंस्टेंट डेथ के लिए। क्यों? ताकि उससे क्या कहा गया कि भाई तू इस घर का दरवाज़ा तोड़ दे, अपने टूल्स ले, दरवाजा लोहे का है, तू इसको काट दे। क्यों काट दे? क्योंकि वो जो डाकू हैं वो उस घर में एंटर हो सकें, या तो वो वहाँ पे चोरी करने का इरादा है, या उनका वहाँ पे उन लोगों को मारने का इरादा है। तो देखिए कंडीशन कोई भी हो, पर जो सामने वाला बंदा है उसको तो फियर दिया गया है ना इंस्टेंट डेथ का, यानी अगर इंस्टेंट डेथ का फियर दिया गया है तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अगर इंस्टेंट डेथ का फियर नहीं है तो सेक्शन 32 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आई होप अब आपको सेक्शन 32 पूरा का पूरा, यानी इसके दोनों एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि सेक्शन 32 कहाँ और कब किन कंडीशन में वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन हमारा 33। अब 33 क्या कहता है? एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अब इसका क्या मीनिंग है? अब हम इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए सेक्शन 32 हमसे क्या कहता है? एक्ट कॉजिंग स्लैम, यानी तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। तुच्छ क्या होती है? यानी छोटी मोटी अपहानि कारित करने वाला कार्य, यानी जिससे क्या हो? स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म यानी जिससे कोई बड़ा नुकसान ना हो। पढ़िए, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट it is known to be likely or to cause any harm if that harm is so slight। यानी इसको आप यहाँ से हाईलाइट कीजिए। देखिए ये आपका इसका कीवर्ड है, आपको मैं इसको एक ही वर्ड में अभी समझाती हूँ। दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस द टेम्पर वुड कंपेल ऑफ सच हार्म। इसमें ये क्या कहना चाहता है? इसमें मतलब कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है, कारित होने के आशयित है, कि उसकी संभावना है, उसे ज्ञात है कि, यानी देखिए इसमें देखिए आप इसे छोड़िए, बियर एक्ट की लैंग्वेज को छोड़िए, बियर एक्ट की लैंग्वेज से इसे समझना आसान है। यानी अगर कोई देखिए कोई कार्य, दो व्यक्ति हैं, उनमें दोनों में क्या हो जाती है? एक दूसरे में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने से क्या होता है कि एक व्यक्ति सामने वाले को क्या करता है? मार देता है। मारने का मतलब क्या है? कि चाटा मार दिया। अब क्या आप जाके उसकी कंप्लेन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कोई उसे ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ कि उसको कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओ, या उसकी डेथ कोस हो गई हो, या आपने उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या है? स्लाइट हार्म, यानी आपने कोई भी एक्ट किया, कैसा किया कि दो व्यक्ति आपस में क्या हुए, उनकी कोई लड़ाई हो गई, लड़ाई होने में क्या किया? उन दोनों ने एक दूसरे को चाटा मार दिया, तो उससे क्या हुआ? स्लाइट हार्म हुआ। यानी किस में हुआ? टेम्पर, यानी गुस्से के कारण। तो क्या ऐसी दशा में कोई भी ऑफेंस माना जाएगा? तो ये ऐसी दशा में कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इससे का नेचर क्या है? कोई भी ऑफेंस वाला नेचर नहीं है। देखिए यहाँ तक आज हमने सेक्शन 33 तक कंप्लीट कर लिए। अब 33 के बाद जो हमारे सेक्शन शुरू होते हैं, यानी 34, वो किस चीज़ के हैं?
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी ये जो इम्पोर्टेंट है, आप देखिए जितने भी प्राइवेट डिफेंस में यानी आपको कहाँ क्या फ़ायदा मिल सकता है। अब प्राइवेट डिफेंस किस चीज़ का, चाहे बॉडी का हो चाहे आपका प्रॉपर्टी का हो। अगर कोई व्यक्ति आपकी बॉडी को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा रहा है, यानी देखिए या तो आपको फियर है कि सामने वाला आपको एक मार देगा और आप अपने आप को बचाने के चक्कर में अगर सामने वाले की जान ले लेते हैं, या आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को जला के बिल्कुल राख कर देगा यानी उसको ख़त्म कर देगा, वहाँ आप अगर उस व्यक्ति की जान लेते हैं तो ये क्या है, ये प्राइवेट डिफेंस है। यानी आपने जो काम किया है वो काहे में क्या है, प्राइवेट डिफेंस में। तो इन कंडीशन में क्या वो अपराध में काउंट होंगे, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सब हम अपने सेक्शन 34 से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसकी क्लास हमारी कल रहेगी। कल हम अपना प्राइवेट डिफेंस के जितने भी सेक्शन हैं वो हम कल डील करने वाले हैं। आज का हमारा सेक्शन 33 तक, यानी जहाँ पे हमने ये देखा कि क्या चीज़ हमारी किस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा, किस चीज़ का नहीं मिलेगा, कौन सी चीज़ अपराध होगी, कौन सी चीज़ अपराध नहीं होगी, कि गुड फेथ का कब बेनिफिट मिलेगा और फेयर एंड इंस्टेंट डेथ में कब बेनिफिट मिलेगा। ये सब हमने कहाँ तक, सेक्शन 33 तक पढ़ लिया। सेक्शन 33 बहुत इजी था, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को स्लाइट हार्म पहुंचा रहा है तो वो क्या होगा, वो कोई ऑफेंस में काउंट नहीं होता। ओके, आज हमने अपने सेक्शन 28 से सेक्शन 38 तक सारे सेक्शन डील किए, जिनका पर्पस क्या था, जिनका पर्पस यही था कि आपको कब गुड फेथ में अगर आप कोई कार्य करते हैं, यानी अगर बिना किसी कंसेंट के गुड फेथ में कोई कार्य कर रहे हैं, भले ही उससे किसी को नुकसान पहुंचा, यानी कैसी कंडीशन में कि अगर किसी की बॉडी को कोई इंजरी पहुंचाकर उसकी जान को बचाना चाहते थे तो उस कंडीशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप किसी को, जैसे हमारा जो सेक्शन था जिसमें जैसा हमारा सेक्शन 29 था, 29 में क्या कहता है कि अगर आप कोई कार्य किसी की सम्मति से भी कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही अपराध की श्रेणी में, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको गुड फेथ का भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये सारे अपराध जो गुड फेथ में किए जाते हैं, कुछ जगह उनका बेनिफिट मिलता है, कुछ अपवाद में भी है। ये आज हमने डील कर लिए, कहाँ तक, सेक्शन 33। अब सेक्शन 34 जो प्राइवेट डिफेंसेस के बारे में, यानी अब जो सेक्शन हमारे 34 से स्टार्ट होंगे वो हमारे प्राइवेट डिफेंस के, यानी प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की डेथ तक कॉज कर सकते हैं, पर किन कंडीशन में, इसके बारे में हम आपको कल से यानी अपने सेक्शन 34 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस क्लास में आप जुड़े रहिए, हम पूरा बेयर एक्ट बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे पढ़ने से हमें एक ही बार में ये पूरा बेयर एक्ट अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसे एक ही बार में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि BNS को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमेशा बने रहिए, क्लास में आते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। ये क्लासें आपको आपके चाहे लॉ हो, LLB है, APO है या आपकी जुडिशरी, हर फील्ड में आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास में आइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस की डिटेल, हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।